Hello everyone, welcome back to my YouTube channel KMS Edu Point। दोस्तों जो अ, अपन एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें जो 2022 के जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था एपी का उसके पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। तो कल जो पीवाईक्यू 1 से लेकर 25 क्वेश्चन नंबर तक अपन ने कर लिया था। आज 26 से कंटिन्यू करने वाले हैं 50 तक, है ना। तो रोज 25 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे अपन। और तो चलिए अपना अगर चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, है ना। क्वेश्चन नंबर 26। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 26 आज का जो पहला क्वेश्चन है। 26 लेटन समझौता 11 फरवरी 1929 को किनके बीच हुआ था। तो ये लेटन समझौता है जो ये जगह लेटन जगह थी। उस जगह पर ये समझौता होता है, इसलिए इसको लेटन समझौता कहा जाता है। ये किस किस के मध्य हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए है मुसोलिनी और पोप को। ऑप्शन नंबर बी हिटलर और मुसोलिनी। ऑप्शन नंबर सी मुसोलिनी और इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर डी है हिटलर और इंग्लैंड। तो ये ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। कौन सा है, मुसोलिनी और पोप पायस पायस 11 के मध्य हुआ था। इसमें कई शर्तें रखी गई, इसमें 3 शर्तें मेन थी। तीनों एरियाओं मतलब तीनों एरिया पर फोकस किया गया था इसमें। जैसे मैं इस राजनीति के बारे में भी इसमें शर्तें रखी गई थी। कुछ धर्म से संबंधित शर्तें भी रखी गई थी और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित शर्तें भी इनमें रखी गई थी, ठीक है। अगर राजनीति की बात करें इसमें, तो राजनीति में सेवाई वंश को, जो सेवाई वंश था इटली में, उसको मान्यता दे दी गई थी राज्य के रूप में, ठीक है। इसमें वेटिकन वेटिकन सिटी को स्वतंत्र रूप का दर्जा दिया गया था। इसके अलावा धर्म के मामले में कि रोमन कैथोलिक कैथोलिक धर्म को इटली का राजकीय धर्म मान लिया गया है। इटली का राजकीय धर्म राजकीय धर्म मान लिया गया। इसके अलावा जो सरकार की ओर से उन्हें पॉप वगैरह को वेतन भत्ते भी दिए जाने लगे। वेतन भत्ते भी दिए जाने लगे, ठीक है। और विवाह को इसमें धार्मिक संस्था मान ली। विवाह को क्या मान ली, एक धार्मिक संस्था मान ली इसमें। विवाह को धार्मिक संस्था के रूप में दर्जा दिया गया। और वित्तीय संबंध में मैंने बताई थी आपको कि वेतन भत्ते की बात हुई। वो दूसरा, इसमें राज्य के धर्माधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार पोप को मिला। मतलब राज्य के जो धर्म के अधिकारी थे उनको नियुक्ति का अधिकार किसको मिला, पोप को। और इनकी नियुक्ति के पहले जांच भी की जाएगी। ये इटली की सरकार को ये कितना इटली की सरकार ने निर्णय भी लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। 27 हिटलर ने 23 जनवरी 1934 को किस देश के साथ कितने वर्षों का अनाक्रमण संधि की थी। तो हिटलर ने जो ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर, पोलैंड से 10 वर्ष के लिए संधि की थी, अनाक्रमण संधि। लेकिन क्या हुआ, 1 सितंबर 1 सितंबर 1 सितंबर और 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध की यहाँ से शुरुआत हुई। तो अनाक्रमण समझौते के बीच में जो से इनकी भी संधि हुई थी, उसको क्या कर दिया हिटलर ने, उनको उसको तोड़ दिया और द्वितीय विश्व युद्ध की यहाँ से शुरुआत हुई, है ना।
ये क्या हो रहा है, एक मिनट। हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध की यहाँ से क्या हो गई, शुरुआत हो गई। क्वेश्चन नंबर 28। जापान ने अमेरिका के पर्ल हावर पर कब किस महासागर क्षेत्र में आक्रमण किया? तो 7 दिसंबर 1941 प्रशांत महासागर, या 7 दिसंबर 1942 हिंद महासागर, या 7 दिसंबर 1939 अटलांटिक महासागर, या 7 दिसंबर 1940 अरब सागर। चूंकि अरब सागर पर तो हो ही नहीं सकता। तो एक्सप्लेशन, पर्ल हार्बर हमले के बाद अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। क्या हुआ? फिर जापान के द्वारा जापान के द्वारा अमेरिका अमेरिका के जहाजों पर, अमेरिका के पर्ल हार्बर हमले, मतलब पर्ल हार्बर 7 दिसंबर 1941 को क्या कर दिया? 7 दिसंबर 1941 को प्रशांत महासागर में प्रशांत महासागर सागर में जापान ने हमला कर दिया अमेरिका के ऊपर, है ना। अब क्या हुआ कि यहाँ से किसकी एंट्री शुरू हो गई? यहाँ से द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका की एंट्री यहाँ से शुरू हुई। और शुरू होते ही इसी वजह से, इसी कारण इसने अमेरिका ने दो बम गिरा दिए, किस पे? जापान पे। 6 अगस्त को और 9 अगस्त को। 6 अगस्त और 9 अगस्त को, है ना। हिरोशिमा और नागासाकी पर, जापान के जो दो शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिया। और यहाँ से जापान क्या है, जापान ने फिर उसके बाद आत्मसमर्पण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध की क्या हुई, समाप्ति हुई। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या सही है इसका ऑप्शन नंबर? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है ना। 29, 29 वर्साई की संधि के बारे में किसने कहा था कि ये शांति नहीं 20 वर्षों का युद्ध विराम है? तो ये कथन किसका? ये मार्शल फोर्स के द्वारा ये कहा गया था कि ये जो युद्ध है वो क्या है, युद्ध शांति समझौता नहीं, 20 वर्षों का युद्ध विराम है। वर्साई की संधि के दौरान, वर्साई की संधि हुई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वर्साई की संधि हुई थी। उसके बाद जर्मनी पर कठोर, काफी भयानक और कठोर शर्तें लागू कर दी गई, जिसके कारण मार्शल फोर्स ने ये स्टेटमेंट दिया था कि ये शांति नहीं 20 वर्षों का युद्ध विराम है। ईएच कार के द्वारा भी स्टेटमेंट दिया गया था कि ये एक आरोपित संधि है, आरोपित संधि है। जिसने जिसमें जो हारा उसको भी कुछ फायदा नहीं हुआ, और जो जीता उसको भी कुछ फायदा नहीं हुआ। ये स्टेटमेंट ईएच कार के द्वारा दिया गया था। ठीक है। तो और भविष्य में युद्ध के कारण, भविष्य में इसको युद्ध का कारण माना गया। तो इसी वजह से ये यहाँ से ही नींव डल गई थी किसकी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की यहाँ से ही नींव डल गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? अटलांटिक चार्टर किन नेताओं की संयुक्त घोषणा थी 14 अगस्त 1941 को? तो ये रूजवेल्ट और चर्चिल के द्वारा ये घोषणा की गई थी। ठीक है। 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है कि किस साम्राज्य के शासक ने विधवा विवाह को कर से मुक्त कर मान्यता देने और विधवाओं की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया? तो ये जो विधवाओं की विवाह की बात करूं, मैं विधवाओं की स्थिति सुधारने की बात करूं, या सती प्रथा को रोकने की जो प्रयास, सती प्रथा को रोकने का जो प्रयास किया था, वो विजयनगर साम्राज्य के द्वारा किया गया था, है ना। विजयनगर साम्राज्य के द्वारा गया था। और तो जितने मतलब सामाजिक संबंधी सुधारों में विजयनगर साम्राज्य आगे रहा था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 32 का है, सिख धर्म लंगर व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? तो लंगर व्यवस्था किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? लंगर व्यवस्था दोस्तों गुरु अमरदास के द्वारा प्रारंभ की गई थी, है ना। और रामदास की मैं अगर बात करूं, राम रामदास की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने अमृतसर नगर बसाया था। अमृतसर।
नगर बसाया था। ठीक है। अमरदास ने, अमरदास के अलावा और इसने लंगर प्रथा शुरू की थी और जाति भेद का विरोध किया था इन्होंने। जाति भेदभाव का विरोध किया था। ठीक है। और ये ये कौन से नंबर के गुरु थे? 5वें नंबर के गुरु थे। फेमस गुरु थे। ठीक है, 5वें नंबर के गुरु थे। इसके अलावा इन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन किया था। आदि ग्रंथ का संकलन किया था। औरंगजेब द्वारा इनको खुसरो की मदद करने के कारण इनको क्या दे दिया गया था? मृत्युदंड दे दिया गया था। ठीक है। और अंगद की बात करें तो अंगद ने गुरुमुखी लिपि, गुरु गुरुमुखी लिपि का इन्होंने शुरुआत की थी गुरुमुखी लिपि की। हाँ, तो इसका क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर कौन सा सही है? इसका आंसर दूसरा नंबर सही है, बी नंबर इसका आंसर सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करूं मैं। 33 की अगर बात करूं तो मैं, नुस्खा या दिल खुशा किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये भीमसेन के द्वारा लिखा गया था। भीमसेन के द्वारा लिखा गया था। और भीमसेन के द्वारा किस में भाषा में लिखा गया था? फारसी भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था? फारसी भाषा में लिखा गया था। और ये औरंगजेब के लिए लिखा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ये ग्रंथ औरंगजेब के इतिहास से संबंधित स्रोत माना जाता है। 34 34 कोणार्क सूर्य मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो ये गंग वंश के शासक ने बनवाया था कोणार्क का सूर्य मंदिर। गंग वंश के नरसिंह देव प्रथम से संबंधित माना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि कलम निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो कलम जो शब्द है वो कलम किससे संबंधित है? भारतीय चित्रकला शैली से संबंधित है ये। कलम शब्द चित्रकला शैली से परंपरा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब से कब तक रहा था? तो ये नेपोलियन फ्रांस का सम्राट, ये ऑप्शन नंबर ए 1799 से 1813 तक। और ऑप्शन नंबर बी 1804 से 1814 तक। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी 1802 से 1814 तक। ऑप्शन नंबर डी 1789 से 1814 तक। ठीक है। तो इसमें इसका ऑप्शन नंबर ये सही है, बी नंबर सही है। 804 से 814 तक ये क्या रहा था? फ्रांस का सम्राट रहा था। और ये 1799 से 1814 तक, 1814 तक प्रथम काउंसलिंग भी रहा था ये। ठीक है। कौंसल कौंसल भी रहा था। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 37, क्रीमिया युद्ध में इंग्लैंड ने गलत घोड़े पर दाव लगाया था, ये कथन किसका है? ये कथन तो सीधे सीधा ग्लैड स्टोन का है, काफी फेमस कथन है ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, द्वितीय बाल्कन युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो तुर्की, सर्बिया, बुल्गारिया, यूनानिया, रोमानिया। सर्बिया, तुर्किया, बुल्गारिया, यूनान, रोमानिया। बुल्गारिया, सर्बिया, यूनान, रोमानिया, तुर्की, इन पांचों के मध्य लड़ा गया था द्वितीय बाल्कन युद्ध। संगत सर्बिया, ग्रीस, रोमानिया, तुर्की से हुआ था। ठीक है इसका। क्वेश्चन नंबर 39, कार्बोनरी सोसाइटी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये इसने कुछ कथन दिए गए हैं, जैसे ये नंबर, ये इसकी स्थापना नेपाल में हुई थी, बिल्कुल सही है। यह कोयला मजदूरों का एक गुप्त संगठन था, ये भी सही है। और विलियम केसन इनका नेता था, ये गलत है। ये विलियम केसन इनका नेता नहीं था। इसके ध्वज में काला, लाल और नीला रंग था, ये भी सही है। तो ये इसके ए और बी
और डी ऑप्शन सही है ना इनके। तो इसमें कहाँ है? ए बी डी, क्वेश्चन नंबर डी सही है। कार्बोनरी कार्बोनेटली का गुप्त क्रांतिकारी संगठन था और विलियम केसर द्वितीय इसका नेता नहीं था। विलियम केसर द्वितीय इसका नेता नहीं था। क्या ये कोयले, ये जो संस्था थी वो क्या कोयले झोंकने वाली संस्था थी। और इसका राष्ट्रीय, इटली के राष्ट्रीय योगदान में काफी योगदान रहा है इसका। ठीक है। गेस्टन सम्मेलन, गेस्टन सम्मेलन किनके मध्य हुआ था? तो ये किसके मध्य हुआ था? गेस्टन सम्मेलन किनके मध्य हुआ था? तो किनके मध्य हुआ था? सार्डिनिया और पिडवान तथा फ्रांस के मध्य हुआ था, है ना, ये समझौता। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन की मुख्य विशेषता क्या है? तो प्राचीन भारतीय इतिहास की मुख्य विशेषता धार्मिक दर्शन का साहित्य भी है। क्योंकि धर्म जो वैदिक उत्तर काल देखोगे आप, या कोई भी बौद्ध धर्म वगैरह देखोगे, धार्मिक दर्शन साहित्य में कहीं ना कहीं इनकी रुचि मतलब देखने को मिलता है कहीं ना कहीं। ठीक है। और साई संरक्षण में लिखा गया है, ये भी सही है। जैसे समुद्रगुप्त के संरक्षण में लिखा गया है कुछ इतिहास। मतलब जो भी राजा था उनके संरक्षण में लिखा गया है, तो कहीं ना कहीं ये साई संरक्षण में लिखा गया है। ठीक है, तो ये और भी दोनों इनका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कल्लड़ की प्रसिद्ध राय कृति राजतंगनी में लगभग कितने संस्कृत श्लोक हैं? तो ये कितने संस्कृत लोग श्लोक हैं? 8,000 हैं। और कितने हैं? 8 अध्याय हैं इसमें। 8 अध्याय। और कश्मीर पर इन्होंने विस्तृत विवरण दिया है इसमें, कश्मीर के ऊपर विस्तृत। इसमें ही बनाया है कि कश्मीर का शासक कुणाल था। इसमें ही बताया गया है इन्होंने कि कश्मीर का शासक कौन था? कुणाल था। ठीक है। संस्कृत में लिखा गया है, ये प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है। 43, डिप्लोमेसी शब्द किस सब विषय से संबंधित है? तो ये राजनीति से संबंधित है। डिप्लोमेसी नहीं, कूटनीति, विदेश नीति। 44, बौद्ध धर्म का इतिहास किस पिटक से लिखना प्रारंभ होता है? तो बौद्ध धर्म का जो इतिहास है वो विनय पिटक से लिखना स्टार्ट होता है। सूत्र पिटक में जो अ, सूत्र पिटक में इनके क्या मिलते हैं? सूत्र पिटक में इनके उपदेश मिलते हैं, बौद्ध बौद्ध अ, जो गौतम बुद्ध के उपदेश मिलते हैं इसमें। विनय पिटक में विनय पिटक में क्या मिलता है? इनके नियम मिलते हैं। ठीक है, विनय पिटक में। और अभिधम्म पिटक की बात करूँ तो अभिधम्म पिटक में इनका दर्शन है और सिद्धांत भी मिलते हैं। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही है, विनय पिटक। इतिहास लेखन की इतिहास लेखन की चरित परंपरा में श्रेष्ठ ऐतिहासिक कृति कौन सी मानी जाती है? तो सबसे ज्यादा ऐतिहासिक कृति, अगर श्रेष्ठ ऐतिहासिक कृति की बात करें, तो चरित्र परंपरा के आधार पर जो चरित्र इनका जीवन परिचय लिखा गया, तो वो कौन सी है? हर्ष की जो है वो श्रेष्ठ ऐतिहासिक कृति मानी जाती है। इसमें क्या है? 8 अध्याय जिनको उच्छ्वास भी कहा जाता है। कल भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है ना। बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। उत्तर रामचरित की बात करें तो उत्तर रामचरित किसके द्वारा लिखी गई है? उत्तर रामचरित भवभूति के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? भवभूति के द्वारा लिखी गई है। बुद्ध चरित इसको, ये बुद्ध घोष के द्वारा लिखी गई है। बुद्ध घोष को द्वारा लिखी। इसको बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बौद्ध धर्म का बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। साइक्लोपीडिया कहा जाता है ना। और विक्रम देवचरित किसके द्वारा लिखी गई है? ये बिल्लाड़ के द्वारा लिखी गई है। बिल्लाड़ के द्वारा लिखी गई है। और ये किसको समर्पित है? ये
चालुक्य शासक। चालुक्य शासक विक्रमादित्य। चालुक्य शासक विक्रमादित्य। चालुक्य शासक विक्रमादित्य। सिक्स। सॉरी। 6 के लिए लिखी गई है, ठीक है। विक्रमादित्य चरित बिल्लड़ की रचनाएं और चरित परंपरा में महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। तो इसका आंसर, सॉरी, इसका आंसर डी है ना, विक्रमादित्य चरित। क्वेश्चन नंबर 25 चले। क्वेश्चन नंबर 25 पे, इतिहास लेखन की चरित परंपरा में श्रेष्ठ ऐतिहासिक कृति कृति मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हर्षचरित, ऑप्शन नंबर बी उत्तर रामचरित, ऑप्शन नंबर 3 बुद्ध चरित, ऑप्शन नंबर डी विक्रमादित्य चरित। तो इसका आंसर कौन सा होगा? आंसर डी नंबर सही होगा, विक्रमदेव चरित। हर्षचरित 8 उच्छ्वास है इसमें, उच्छ्वास है। ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट के द्वारा। उत्तर बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है ना। उत्तर रामचरित की बात करूं मैं, अगर उत्तर रामचरित की बात करूं तो उत्तर रामचरित भवभूति के द्वारा लिखी गई है। भवभूति के द्वारा लिखी गई है। ये बुद्ध घोष के द्वारा लिखी गई है। और ये बिल्लड़ के द्वारा लिखी गई है। ये किसको समर्पित है? विक्रमादित्य 6 को समर्पित है, ठीक है। और ये कौन था? चालुक्य शासक था। चालुक्य शासक था। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। तो 1857 के विद्रोह में ग्वालियर में दबाने वाले ब्रिटिश अधिकारी का नाम बताइए। तो ग्वालियर में किसने दबाया था इस विद्रोह को? तो जनरल ह्यूरोज के द्वारा दबाया गया था। और इसने कहा था कि एक अकेली मर्द है, जहाँ झांसी की रानी के बारे में कहा था कि झांसी की रानी के बारे में कहा था, लक्ष्मीबाई के बारे में, कि ये अकेली मर्द है, ठीक है। अकेली मर्द का जो इसने स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। कैंपबेल कहाँ था? कानपुर में था ये। कैंपबेल कानपुर में था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को धरती बाबा घोषित किया है? धरती बाबा किसने क्या है? बिरसा मुंडा ने अपने आप को क्या है? धरती बाबा घोषित किया है। इन्होंने अपने आप को भगवान का अवतार बताया है। किसका अवतार बताया? भगवान का अवतार बताया है, ठीक है। बिरसा मुंडा आदिवासी समाज में धरती बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 48, सिद्धू और कान्हू किस विद्रोह से संबंधित थे? तो मुंडा विद्रोह से तो बिरसा मुंडा थे, ठीक है। ये- और संताल विद्रोह के जो नेता थे वो थे सिद्धू और कान्हू। सिद्धू और कान्हू कौन थे? संताल विद्रोह के नेता थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही करेक्ट आंसर है। कूका 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 आंदोलन को नामधारी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसमें कूका, इनके रामधारी सिंह कूका, रामधारी कूका इनका रामधारी सिंह कूका ने इनका नेतृत्व किया था, कूका आंदोलन का, ठीक है। भील विद्रोह कहाँ हुआ था? भील विद्रोह एमपी में हुआ था, ठीक है। भील विद्रोह के नेता कौन थे? भीमा नायक, भीमा और ख्वाजा नायक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही है। 1860 1860 में नील विद्रोह की खेती न को ऑप्शन नंबर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 49, 1860 में नील विद्रोह की खेती न करने का आंदोलन किस गांव से प्रारंभ हुआ था?
तो नील विद्रोह का जो किसानों का आंदोलन था, वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? वो गोविंदपुर से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 50 है, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय किसान नेता ने महात्मा गांधी को चंपारण आमंत्रित किया था? तो कौन है ये? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र के द्वारा शुक्ल के द्वारा महात्मा गांधी को चंपारण के लिए आमंत्रित किया गया था, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर वीडियो पस अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। सब्सक्राइब। और आगे की सीरीज अपन कल से और आगे सीरीज कंटिन्यू करने वाले हैं। पर डे 25 क्वेश्चन की एक सीरीज आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।